गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे छोटे छोटे राज्यों का उदय, है ना। हमने एक भाग पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं। भाटों ने भी राजवंशों को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भाट थे, है ना, उन्होंने इस युग में समूचे माने पूरे उत्तर भारत में भाट परंपरा दिखाई देती है। भाट क्या होते थे? दरबारी कवि होते थे। ये भाट जो थे ना, वो दरबारी कवि होते थे, जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा और उसके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा, गर्व के भाव जागृत करते थे। जिस स्थानीय भाषा में क्या करते थे? स्थानीय भाषा में जो वहाँ के राजा हैं, जिनके दरबार में वो कवि होते थे ना, उनके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाते और राजा और उनके वंश के प्रति लोगों के मन में क्या करते थे? श्रद्धा भक्ति बढ़ाते थे, है ना। छत्तीसगढ़ में चारण कवि की परंपरा थी, जो क्या करते थे? ऐसे अपने राजाओं के प्रशंसा में गीत गाते थे, वो चारण कवि। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबार में कवि दलराम राव थे। इन्होंने अपनी कविताओं में राजा की प्रशंसा के साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था, है ना। जो खैरागढ़ के जो राजा लक्ष्मी निधि राय थे, उसके दरबार में जो कवि थे दलपत राम ऐसा नाम है ना, तो इन्होंने क्या है? छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। फिर हम पढ़ेंगे अधीर अधिपति राजा और सामंत राजा। राजाओं की संख्या बढ़ने में भूमि और अधिकार क्षेत्र के विस्तार को लेकर अनेक युद्ध हुए। तो क्या करते थे? भूमि जो कृषि क्षेत्र होता था ना, और अधिकार क्षेत्र जिस पर वो क्या लड़ाई करके अपना अधिकार जमा लेते थे ना, उसके लिए अनेक युद्ध हुए। इन दिनों जो राजा हार जाते, उन्हें आमतौर पर अपने राज्य वापस मिल जाते थे, पर बदले में उन्हें विजयी राजा की कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जो हार जाते थे ना राजा, उनको उनका राज्य तो वापस दे दिया जाता था, लेकिन कुछ शर्तें भी माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है ना। वो पराजित हो जाता, उसको उसका राज्य भी मिल जाता, लेकिन उसको यह स्वीकार करना पड़ता कि जो विजयी राजा है वो उसका क्या है? स्वामी है। विजयी राजा अधिपति कहलाता, किंतु पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। यह दिखाने के लिए कि वह किसी राजा का अधीन है ना, किसी राजा का अधीन है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी, जैसे परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज भोजदेव के चरणों में रहने वाले सामंत श्री क्षितिपाल, है ना। ये क्या है? ये भोजदेव है, उसके क्या हो गए? राजा हो गए, विजयी राजा। और नीचे जो हार गया था वो क्या? क्षितिपाल। तो ये महासामंत श्री क्षितिपाल ऐसे लिखना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सामंत अपने अधिपति के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उनके पास समय समय पर मूल्यवान भेंट को भी भेजते थे, है ना, कि उनके प्रति कृतज्ञ हैं, है ना, उनका आभार मान रहे हैं। इसके लिए क्या करते थे? वो मूल्यवान वस्तुओं की भेंट उनके सामने देते थे। साथ ही जब भी अधिपति राजा कोई युद्ध लड़ता, तो उस सामंतों को क्या है? अपनी सेना युद्ध में लड़ाई करने के लिए भेजना पड़ता था, है ना। फिर है प्रमुख राजवंश। सन 800 ईस्वी के लगभग 1000 ईस्वी तक, है ना, 800 से 1000 ईस्वी तक उत्तर पूर्वी मध्य भारत दक्षिण में 3 बड़े प्रभावशाली राजवंश बने। हम अभी इस पाठ में क्या पढ़ रहे हैं? नए नए राजवंशों का उदय, है ना। तो 3 बड़े प्रभावशाली राजवंश बने। उत्तर भारत में प्रतिहार वंश, फिर पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंशों के राजा कन्नौज पर अधिकार करने और उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपस में लगभग 200 वर्षों तक लड़ते रहे, और इसी कारण तीनों राज्यों की शक्ति भी नष्ट हो गई। अब 200 वर्ष तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, है ना, तो उनकी शक्ति नष्ट होगी, उनके पास पैसा भी खत्म हो जाएगा, है ना, उसकी जो संपत्ति है वो। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, जिसको बोला जाता है वंश के राजा राज्य कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ में। इनमें
कलिंगराज, रत्नदेव, जाजल्य आदि प्रमुख हैं। सन 1000 ईस्वी के आसपास कलिंगराज ने समूचे दक्षिण कोसल पर अधिकार कर लिया। उसने तुम्मान नगर में अपनी राजधानी स्थापित की और लंबे समय तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। जो कलचुरी वंश है ना, उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया। इसी वंश के रत्नदेव ने महाकोसल क्षेत्र में रत्नपुर को राज्य की नई राजधानी बनाया। जो रत्नदेव थे उन्होंने क्या किया, महाकोसल क्षेत्र, महाकोसल वही छत्तीसगढ़ को कहा जाता है ना, तो रत्नपुर को अपना राजधानी बनाया। उन दिनों महाकोसल के क्षेत्र में रत्नपुर की बराबरी का कोई शहर नहीं था। मतलब रत्नपुर जो है वो, रतनपुर है ना, वो बहुत बड़ा शहर था। कलचुरी वंश के राजा अपने आप को राजपूत कहते थे। इसके अतिरिक्त इस काल में भारत के दूसरे इलाकों में भी, विशेषकर उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में कई राजपूत राजवंश प्रभावी हुए। इनमें से कुछ प्रमुख थे चौहान, तोमर, परमार, गुर्जर, प्रतिहार आदि। ये क्या भी है, ये भी सब राजवंश हैं, राजपूत राजवंश है ना। इन राजवंशों की विशेषता यह थी कि प्रत्येक वंश की कई शाखाएं थी, है ना। ये जो तोमर है, चौहान है, परमार है, इनकी और अलग अलग शाखाएं थी, है ना। अलग अलग जगहों पर राज्य करते थे। इस समय मध्य भारत में परमार वंश के राजाओं का शासन था। इस वंश के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा था राजा भोज। आप लोगों ने इसकी कहानियाँ भी सुनी होंगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे इसके बारे में पढ़ेंगे।